और बच्चों, क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम लोग बिहार की भौगोलिक स्थिति में बिहार के नदियों, जलप्रपातों की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसका कुछ बच्चों ने उत्तर भी दिया। हमारा प्रश्न था, सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है? सरयू नदी, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। तो आपका आंसर है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या, जिसे रामनगरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या का अपना एक इतिहास है और वर्तमान में भी अयोध्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दूरी पर घूमता रहता है। आज का प्रश्न, तो कल के प्रश्न का उत्तर था अयोध्या। आज का प्रश्न चलते चलते वीडियो के किसी हिस्से में होगा। वीडियो में बने रहिए अंत तक और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई देते रहिए। आप हमारे साथ जब पढ़ते हैं, अपनी मेहनत दिखाते हैं, तो हमें भी आपके लिए कुछ और बेहतर से बेहतर करने का दिल करता है। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हम लोग कल नदियों की बात कर रहे थे, बिहार में बहने वाली नदियाँ, और आज जल राशि के ही दूसरे रूप, जिसे हम जलप्रपात, झील, आर्द्रभूमि, मन, चौर, कुंड जैसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, आज उनकी चर्चा करेंगे। ये बिहार के भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए बोर्ड पे लिख रखा है कि जलप्रपात किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं। यानी मैंने उसे डिफाइन कर दिया है आसान और सरल भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि बातें किन की हो रही हैं, बातें किसकी हम लोग कर रहे हैं, या किसे क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है जलप्रपात। देखिए, हम लोग बात करते हैं जलप्रपात और झील, तो ये दोनों होती तो जल से निर्मित भूभाग हैं, लेकिन बनावट के आधार पर इन दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं। अगर बात जलप्रपात की जाए तो वैसे भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहाँ नदी, बात नदी की है, पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। यानी नदियाँ जब पर्वतीय या पठारी भाग में तेजी से नीचे की ओर आती हैं, तो वो गिरते हुए जल से जलप्रपात का निर्माण करती हैं। आप में से जिन लोगों ने अगर किसी जलप्रपात का विजिट किया होगा, घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में जलप्रपात होता है, एक बहुत बड़ी जलराशि ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, और इसे ही हम लोग आम भाषा में झरना या जलप्रपात कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है जलप्रपात का, कि वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहाँ नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र, ये देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, तीव्र ढाल के सहारे, तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है, उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। अगर बात की जाए बिहार के जलप्रपातों की, तो बिहार में कई जलप्रपात हैं जो प्राकृतिक रूप से नदियों के तीव्र ढलान से नीचे उतरने के क्रम में निर्मित होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात की कई विशेषताएं हैं। इसका जल इतना ठंडा होता है और इतना मीठा है कि भोजन के पाचन में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, और ठंडा होने के कारण इस क्षेत्र में मई और जून में भी जाने पर हल्की ठंडी का अनुभव होता है। यहाँ मैंने कुछ जलप्रपात को लिख रखे हैं, जैसे ककोलत जलप्रपात, ये बिहार के नवादा जिला में गोविंदपुर में पड़ता है। सुखलदरी जलप्रपात, ये रोहतास जिला में है। बिहार का ज़्यादातर जलप्रपात रोहतास में है। रोहतास का जो पहाड़ी भाग है, ये मुख्य तौर पर जलप्रपातों के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। जियारकुंड, ये भोजपुर में है। इसके अतिरिक्त धुआं कुंड, दुर्गावती,
ओखारी, तमासी, देवदारी, तिलहर, ये सारे कुंड रोहतास में हैं। ये सारे जलप्रपात रोहतास में हैं। रोहतास जिसका मुख्यालय सासाराम है, जो शेर शाह सूरी के मकबरा और शेर शाह सूरी के रोहतास के किला के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ी पर बना हुआ उनका किला है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलप्रपात ककोलत है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। इसके बाद एक जियार कुंड है जो भोजपुर में है। बाकी जितने भी जलप्रपात हैं ये सभी रोहतास में हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है 2-3 को, ककोलत नवादा और जियार कुंड भोजपुर। उसके बाद जो भी है, अगर दे दिया कि ये जलप्रपात कहाँ स्थित है तो आपका उत्तर होगा रोहतास। तो ये बातें हुई जलप्रपात से संबंधित। अब यदि हम आगे बढ़ें और बात करें झील की, बिहार में झीलें भी कई हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि जब नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को ढोने में असमर्थ होने लगती है। नदी जब तीव्र प्रवाह में होती है तो अपने मार्ग में आने वाली चीजों को काटती है। काटने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। और जब काट कर उसे अपने साथ ले जाती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं, जो मार्ग से वो लेकर जाती है। और जहाँ उसकी गति धीमी होती है वहाँ उस अवसाद को छोड़ देती है, और इस छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो जब नदी अपने साथ बहा कर लाए गए अवसाद को ढोने में असमर्थ होने लगती है तो विसर्पकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण गोखुर झील, इसे हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। गोखुर झील का निर्माण करती है। यानी कि झील का निर्माण नदियों द्वारा जब प्रवाह में होती हैं तो जो अवसाद लाती हैं उसको जब उनकी प्रवाह धीमी होती है और वो कहीं छोड़ देती हैं तो जिस जगह वो जलराशि जमा होकर फैल जाती है उसे हम लोग झील कहते हैं। अगर झील की बात की जाए तो बिहार में प्रमुख रूप से जो झीलें हैं हम एक नज़र उन पर डालते हैं। कांवर झील, ये बिहार के बेगूसराय में है। ये बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि साइट है जो कि रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत का 39वां रामसर भूमि है। यानी आर्द्र भूमि का जो लिस्ट होता है उसे हम लोग रामसर भूमि कहते हैं। और ये भारत का 39वां और बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है कांवर झील। ये साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत विख्यात है। इसकी आकृति भी गोखुर झील की है। कांवर झील या कांवर ताल झील के नाम से इसको जाना जाता है। बेगूसराय के मंझौल में स्थित है। इसके बाद दूसरा है घोड़ा कटोरा झील जो राजगीर के निकट गिरियक में है। अभी हाल ही में एक योजना के तहत गंगा से निकाले गए जल राशि को जमा करने का काम इसी घोड़ा कटोरा झील में किया जा रहा है, जहां से ये झील 2 हिस्से में बढ़कर गया और नवादा को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा। तो दूसरे नंबर पर आ गया घोड़ा कटोरा झील गिरियक। तीसरा है कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, ये दरभंगा में है। घोघा चाप झील, इसको गोगाबिल झील भी कहते हैं, ये कटिहार में है। ये हाल ही में सामुदायिक रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ है, इसलिए भी ये प्रमुख है क्योंकि इसे सामुदायिक रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सहरसा में है। उदयपुर झील, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि उदयपुर झील बिहार के किस जिला में है। तो उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदयपुर झील, नाम उदयपुर यानी राजस्थान पे जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद है जगतपुर झील, इसे हाल ही में टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया गया है।
काफ़ी सौंदर्यीकरण के बाद यहाँ बोटिंग वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। तो जगतपुर झील है और अंत में अनुपम झील जो कि कैमूर में है। कैमूर की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ जो पानी को छोड़ती हैं ये उन पे निर्मित है। तो ध्यान दीजिएगा, कांवर झील बेगूसराय, घोड़ा कटोरा झील गिरिया, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, घोघा चाप यानी कि घोघा बिल झील कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, जगतपुर झील भागलपुर, अनुपम झील कैमूर, ये बिहार की प्रमुख झीलें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि आर्द्र भूमि कहते किसे हैं। पूरे भारत में वेटलैंड के रूप में, आर्द्र भूमि के रूप में 115 स्थान को चिन्हित किया गया है। यानी कि अगर बात की जाए, प्रश्न यदि पूछ दे कि पूरे भारत में कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, तो पूरे भारत में 115 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 आर्द्र भूमि क्षेत्र हमारे बिहार में हैं। तो सबसे पहली बात कि आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते किसे हैं, तो वह भूमि जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन के सतह के पास होता है, यानी जहां गहराई नहीं होती है, डीप नहीं होता, बल्कि नदी का पानी बिल्कुल सतह पर फैला हुआ हो, सतह से गहराई नहीं हो, जहां भूमि का भाग उथले पानी के द्वारा ढका रहता है, बिल्कुल पानी जमा रहने के कारण ये दलदल जैसा निर्मित हो जाता है, इसलिए इसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में 115 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें हमारे बिहार से 3 भूमि है। एक तो ये कांवर झील हो गया बेगूसराय, दूसरा बरीना झील वैशाली, तीसरा कुशेश्वर स्थान दरभंगा। ये 3 जगह जो है ये बिहार के आर्द्र भूमि में शामिल है, लेकिन इनमें से केवल कांवर झील को ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद बिहार में कुछ चीजें प्रचलित हैं, जैसे चौर। तो नदी के स्रोत से बरसात के दिनों में पानी की कुछ शाखाएं, कुछ स्रोत निकलकर किसी दूसरे क्षेत्र में जमा हो जाती हैं खेतों में, इन्हें बिहार में चौर के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र साल में एक ही फसल के लिए काम आता है, बाकी समय इस क्षेत्र में पानी जमा होता है। दूसरा, जो बिहार में गोखुर झील होता है, जो नदियों के मार्ग परिवर्तन करने के कारण बनता है, इसको बिहार में मन कहा जाता है। हमारे बिहार में इसको एक अलग नाम दिया गया मन। मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है, नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन करने वाले झील को बिहार में मन कहते हैं। बिहार में 3 मन प्रमुख रूप से फेमस हैं, एक पिपरा मन, दूसरा सरैया मन और तीसरा अमिती झील। ये 3 मन हैं जो बिहार में प्रमुखता से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में जल का एक और जो नाम हम देखते हैं वो है कुंड। पहाड़ों से, पर्वतों से निकलने वाले जल राशि को एक जगह जहाँ संग्रहित करते हैं वहाँ कुंड का निर्माण होता है, एक अलग स्रोत से जो उसको एकत्रित किया जाता है, जिनका धार्मिक महत्व भी है। और इन्हें हम बिहार में प्रमुखता से राजगीर, मुंगेर और गया नाम जैसे 3 जगहों पर देखते हैं। इन कुंड का पानी गर्म होता है, इसीलिए इन्हें गर्म जल कुंड कहा जाता है। राजगीर में कुंड जो है वो देख लीजिए। राजगीर में गर्म जल कुंड है बरहम कुंड, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। ये प्रमुख कुंड हैं जो राजगीर में स्थित हैं। राजगीर बिहार का एक बहुत ही विख्यात टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल है, जहाँ बौद्धिस्ट और जापानीज लोग, खासकर बौद्ध धर्म के मानने वाले, चाइनीज लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले तथा विभिन्न क्षेत्रों से जैन धर्म के लोग आते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र कई चीज़ों के लिए विख्यात है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष खंडर जो हैं, जैसे पावापुरी का जल मंदिर। तो इस क्षेत्र में हमें कई कुंड दिखाई देते हैं जो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार
अलग अलग समुदाय के लोग पवित्र स्थल के रूप में वहां पर स्नान करने आते हैं। इसके अतिरिक्त गया में एक ही कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। इसका भी धार्मिक महत्व है और यहाँ पर भी धर्म के अनुसार लोग स्नान करते हैं। सबसे ज्यादा कुंड बिहार के मुंगेर में है। मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड। ये कुंड जो है ये मुंगेर में है, एक कुंड अग्नि कुंड गया में है और बाकी ये सारे कुंड राजगीर में है। बिहार में इनके अतिरिक्त किसी स्थान पर गर्म पानी का कोई भी जल कुंड नहीं है। तो ये आपने देखा कि मैंने झील, जलप्रपात और जल कुंड और साथ साथ ये तीन वो जगह हैं जिनको बिहार में आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया है। इन्हें आपके लिए अलग अलग लिख दिया है। आज का हमारा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि भारत में मुगलिया सल्तनत के काल में नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था, जो हमारे भारत से कोहिनूर उठा कर ले गया, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर हीरा, उसने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? प्रश्न याद रखिएगा, नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? मैंने उसके बारे में इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि ये नादिर शाह कौन था। तो नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ, ये आज का प्रश्न है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अलग अलग विषयों पर आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। आपके लिए मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट के लिए भी अलग से सेशन दूंगी जिसमें आपके लिए मैं प्रश्नों का संग्रह भी तैयार करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहें। कल परसों रोज आप आएँ और रोज नए वीडियो। बाय बाय।